नमस्कार साथियों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे उन गहरे राजनीतिक और संरचनात्मक कारणों की तह में जाएंगे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि कैसे कुछ खास औपनिवेशिक नीतियां अनजाने में ही सही एक बहुत बड़ी क्रांति का ट्रिगर बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि हम इतिहास का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं तो हवा में बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हम पूरी तरह से प्राथमिक ऐतिहासिक डेटा और इग्नू जैसे अकादमिक संसाधनों पर ही भरोसा करेंगे। हमारा मकसद इन अहम घटनाओं को एक इतिहासकार के निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखना है। आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले युद्ध के बाद की औपनिवेशिक नीतियां, फिर हम क्रूर रॉलेट एक्ट को समझेंगे, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, औपनिवेशिक न्याय की विफलता और अंत में जनराष्ट्रवाद के उदय पर चर्चा करेंगे। मतलब हम एक कानून के बनने से लेकर एक भयानक संकट और फिर राष्ट्रवाद के उस बड़े ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट तक का पूरा सफर तय करेंगे। पहला खंड, युद्ध के बाद की औपनिवेशिक नीतियां और उनका ऐतिहासिक संदर्भ। किसी भी घटना को समझने से पहले उसके बैकग्राउंड को समझना सबसे जरूरी होता है ना। तो आइए देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद भारत में असल में कैसा सामाजिक और राजनीतिक माहौल पनप रहा था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटिश सेना का तन, मन और धन से भरपूर समर्थन किया था। इसके बदले में उम्मीद क्या थी? यही कि शायद कुछ राजनीतिक छूट मिलेगी, थोड़ी स्वायत्तता मिलेगी। लेकिन असलियत बिल्कुल उलट थी। राजनीतिक छूट तो दूर की बात, उल्टे भारी टैक्स और कड़े दमन ने पूरे देश में एक गहरे आर्थिक संकट और भयंकर निराशा को जन्म दे दिया। दूसरा खंड, क्रूर रॉलेट एक्ट यानी विधायी अत्याचार। अब हम देखेंगे कि ये जो युद्ध के बाद की हताशा थी वो कैसे हमारे अगले विषय की नींव बनती है। वो कौन सी खास नीति थी जिसने सुलगते हुए असंतोष में घी डालने का काम किया। और यही एंट्री होती है 1919 के रॉलेट एक्ट की। कागजों में इसका नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इस कानून के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे सभी भारतीय सदस्यों ने एक सुर में इसका कड़ा विरोध किया था। फिर भी इसे बेहद जल्दबाजी में थोप दिया गया। एक ऐसा कानून जिसने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक विरोध को कुचलने की खुली छूट दे दी। जरा इस काले कानून के प्रावधानों पर गौर कीजिए। बिना वारंट के किसी की भी गिरफ्तारी, बिना मुकदमा चलाए 2-2 साल तक जेल में डाल देना, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस जैसे बुनियादी अधिकार को सस्पेंड करना, और तो और प्रेस पर भी सख्त पाबंदी। मतलब जो युद्ध के समय की इमरजेंसी शक्तियां थीं उन्हें अब एक परमानेंट अत्याचार में बदल दिया गया था। नागरिकों से उनकी हर बुनियादी आज़ादी छीन ली गई थी। तीसरा खंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, संकट का चरम पर पहुंचना। जब इस तरह के क्रूर कानून को जबरन लागू किया गया तो उसका नतीजा क्या हुआ? अब हम उस घटना की तरफ बढ़ते हैं जहां औपनिवेशिक प्रशासन के उस रूप ने जन्म लिया जिसे पंजाब स्कूल कहा जाता है और जिसने अपना सबसे हिंसक चेहरा दिखाया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि अप्रैल 1919 में हालात कितने तेजी से बिगड़े। 6 अप्रैल को गांधी जी के आह्वान पर एक शांतिपूर्ण देशव्यापी हड़ताल होती है। फिर 9 अप्रैल को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे बड़े स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यही तनाव लगातार बढ़ता हुआ 13 अप्रैल को अमृतसर में बैसाखी की उस भीड़ तक पहुंच जाता है। अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ें तो ये साफ नजर आता है कि 13 अप्रैल को ब्रिगेडियर जनरल डायर जो कुछ भी कर रहा था उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन में एक गहरा खौफ, एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था। उसने अपने सैनिकों के साथ उस संकरे मेन गेट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। सामने एक निहत्ती, मासूम और घनी भीड़ थी, लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई और तब तक अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद ही खत्म नहीं हो गया। एक शांतिपूर्ण सभा को बगावत मानकर ऐसा सलूक किया गया। इस भयानक दिन की जो मानवीय कीमत चुकाई गई वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जो अनुमानित आंकड़े हैं उनके मुताबिक 1000 से भी ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस निर्मम कृत्य में या तो मारे गए या फिर हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। इस नरसंहार की क्रूरता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी थीं। तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल ने भरे सदन में इसकी निंदा की थी। उनके शब्द थे, एक असाधारण घटना, एक राक्षसी घटना, एक ऐसी घटना जो अकेले और भयावह अलगाव में खड़ी है।
सच कहूं तो ये कृत्य खुद साम्राज्य के माथे पर एक ऐसा कलंक बन गया था जिसे वो कभी मिटा नहीं सकते थे। चौथा खंड, औपनिवेशिक न्याय की विफलता, संस्थागत पतन। इतनी बड़ी घटना के बाद न्याय की उम्मीद की जाती है, राइट? तो अब हम ब्रिटिश साम्राज्य की उस आधिकारिक जांच और उनकी न्याय प्रणाली की पूरी तरह से टूट चुकी संरचना का विश्लेषण करेंगे। पंजाब में हुए इस बवाल की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसे हम इतिहास में हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता वाले इस आयोग में ब्रिटिश और भारतीय दोनों तरह के सदस्य थे। इनका काम था इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करना। लेकिन जब इसके अंतिम नतीजे सामने आए तो भारतीय जनमानस पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा था। जरा इन नतीजों को देखिए। जांच के निष्कर्ष और उन पर हुई कार्रवाई दोनों पूरी तरह विरोधाभासी थे। माना कि समिति ने चेतावनी न देने के लिए डायर की निंदा की, और ये भी माना कि उसने अपनी हदों को पार किया, जिसके चलते उसे कमान से हटा दिया गया। लेकिन असली खेल इसके बाद हुआ। इंडेमनिटी एक्ट, जिसे व्हाइट वॉशिंग बिल भी कहा जाता है, को पास करके डायर को किसी भी तरह की कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई से साफ बचा लिया गया। और मजे की बात देखिए, समिति ने इस बात से भी साफ इनकार कर दिया कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कोई साजिश रची जा रही थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वाकया उस समय के शासकों की संवेदनहीनता को बड़ी गहराई से दर्शाता है। नरसंहार के कुछ समय बाद भविष्य के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे जिसमें डायर भी था। नेहरू ने डायर को बड़ी बेशर्मी से शेखी बघारते हुए सुना कि कैसे उसने ब्लडी ब्राउन्स को सबक सिखाया है। इस एक घटना ने नेहरू के मन में ब्रिटिश न्याय के प्रति बची खुची इज्जत को भी गहरी नफरत में बदल दिया। इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय अभिजात वर्ग अब इस व्यवस्था से पूरी तरह कट चुका था। पांचवां खंड, जन राष्ट्रवाद का उदय, एक ऐतिहासिक बदलाव। अब हम अपने अंतिम हिस्से पर आते हैं। इन तमाम क्रूर घटनाओं और न्याय के मजाक ने भारतीय राजनीति पर क्या असर डाला और कैसे इसने राष्ट्रवादी आंदोलन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जरा सोचिए, जब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि औपनिवेशिक व्यवस्था से ना तो न्याय की कोई उम्मीद है और ना ही इसे अंदर से सुधारा जा सकता है, तब पूरे देश ने कैसे रिएक्ट किया होगा। इसी हताशा और गुस्से ने एक ऐसी अभूतपूर्व राजनीतिक लामबंदी की नींव रखी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगर हम आज के एकेडमिक शोध को देखें तो वो साफ तौर पर बताते हैं कि कैसे संस्थानों की इस नाकामी और आर्थिक तंगी ने मिलकर एक देशव्यापी एकजुट प्रतिरोध का रूप ले लिया। चरमपंथी हों, क्रांतिकारी हों या फिर आम जनता, हर किसी पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वजह साफ थी, ब्रिटिश शासन की नैतिकता का जो थोड़ा बहुत भ्रम बचा था वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। विरोध की शुरुआत समाज के सबसे ऊंचे तबके से हुई। बड़े बड़े उदारवादियों और बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश सरकार से अपना हर तरह का सहयोग वापस ले लिया। रविंद्रनाथ टैगोर का अपनी नाइटहुड की उपाधि ठुकरा देना, महात्मा गांधी का अपना कैसरे हिंद पदक वापस कर देना और सर चित्तूर शंकरन नायर का वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे देना, ये सब सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं थे। ये इस बात का खुला ऐलान था कि अब ब्रिटिश राज की नीयत पर भारत को रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। और इसी जन आक्रोश को एक मजबूत दिशा दी गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने। ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का पूरी तरह बहिष्कार किया गया। अंग्रेजों के बनाए सामान खरीदने से साफ मना कर दिया गया। इसकी जगह स्वदेशी, खादी और अपने पैरों पर खड़े होने की बात की गई। यहां तक कि लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे दे दिए। इसका सीधा सा मकसद था ब्रिटिश राज की आर्थिक और सत्ता की जड़ों को शांतिपूर्ण लेकिन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से काट देना। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो हमारे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है। 1919 से पहले का जो राष्ट्रवाद था वो कुछ गिने चुने पढ़े लिखे अभिजात वर्ग की संवैधानिक अपीलों तक सीमित था, लेकिन 1919 की उन क्रूर नीतियों और राज्य की हिंसा ने सब कुछ पलट दिया। अब राष्ट्रवाद किसी बंद कमरे की चर्चा नहीं रही, बल्कि वो आम जनता की राजनीति और बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदल चुका था। इतिहास के विद्यार्थियों के रूप में आज के इस लेक्चर के अंत में हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना चाहिए। जरा सोचिए, यदि किसी साम्राज्य की अपनी नैतिक वैधता ही पूरी तरह नष्ट हो जाए तो क्या उसका राजनीतिक पतन सिर्फ और सिर्फ समय की बात रह जाती है? क्या 1919 के उस क्रूर दौर ने ही अंततः ब्रिटिश राज के पतन को एक ऐतिहासिक अनिवार्यता बना दिया था? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये अकादमिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।
हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।